हेलो स्टूडेंट्स। आज पुलिस वाला क्लासेस में हम आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिनसे कि आप सभी अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपका इकोनॉमिक्स का लगभग पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम इनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करते चलेंगे, जिससे जो कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक पढ़े होंगे वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ये हमसे पूछ रहा है कि आरबीआई का सबसे पहला गवर्नर कौन था, इंडियन गवर्नर कौन था। तो आरबीआई का पहला इंडियन गवर्नर, जो कि शायद आप सभी को पता होगा अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं, तो वो थे सीडी देशमुख साहब। देखिए, आरबीआई 1935 में स्टैब्लिश हुआ और इसके पहले जो गवर्नर्स होते थे वो इंडियन नहीं होके ब्रिटिशर्स ही होते थे, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम्स में एस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन जो पहले इंडियन गवर्नर आरबीआई के थे वो थे मिस्टर सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ प्राइवेट गुड। देखिए, गुड जो होता है वो इकोनॉमी का एक बहुत सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। गुड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी इच्छाओं को शांत करती है, उनको गुड बोला जाता है। अब देखिए, गुड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइवेट गुड और दूसरा हमारे पास होता है पब्लिक गुड। अभी देखिए, इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा सही आंसर होगा कि एक ऐसी गुड जो सिर्फ एक सिंगल पर्सन या हाउस होल्ड के द्वारा इस्तेमाल की जाए, वो हमारी प्राइवेट गुड होगी। लेकिन जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं ये पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है, नॉन राइवल इन कंजम्पशन एंड नॉन एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक पब्लिक गुड को इस्तेमाल कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जैसे कि हवा, पानी, ये चीजें सबके लिए अवेलेबल है। अगर आपने यूज कर भी लिया तो भी हवा तो सबके लिए अवेलेबल उतनी ही रहेगी। आप सांस ले रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सांस कोई और नहीं ले पाएगा। वैसे ही नॉन एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिविटी का मतलब ये है कि इसको आप एक्सक्लूसिवली अपने लिए नहीं रख सकते। जैसे कि हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी आप अपने लिए नहीं रख सकते, सबके लिए। इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं सबको नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, चाहे वो इवन टू ऐसे लोगों को जो कि क्रिमिनल्स हैं उनको भी नेशनल सिक्योरिटी की सर्विसेज मिल रही हैं। स्पिल ओवर बेनिफिट्स, स्पिल ओवर बेनिफिट्स का मतलब ये होता है कि उस गुड को हमने अभी यूज किया लेकिन उसके फायदे हमें बहुत देर तक, बहुत वक्त तक मिलते रहेंगे। जैसे कि एजुकेशन प्लस हेल्थ केयर, ये ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें अगर हमने अभी इनके अंदर इन्वेस्ट किया, इनको अभी यूज किया, तो इनके फायदे हमें फ्यूचर में मिलेंगे। आप आज पढ़ रहे हो, आपको इस पढ़ाई का फायदा आज नहीं मिलेगा, आपको इस पढ़ाई का फायदा तब मिलेगा जब आप जॉब लग जाओगे। मतलब इसका बेनिफिट आज से आगे फ्यूचर में कभी होगा। इसको बोलते हैं स्पिल ओवर बेनिफिट। स्पिल ओवर मतलब फैलना, बेनिफिट्स का फैलना। अ गुड दैट इज अवेलेबल टू एवरीवन टू कंज्यूम रिगार्डलेस ऑफ हु पेज फॉर इट एंड हु डज नॉट। देखिए, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप बिल पे करते हैं तो आप ही खाना खाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप चाहे बिल दें चाहे ना दें रेस्टोरेंट आपको खाना देगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो फूड है और रेस्टोरेंट की जो सर्विसेज हैं वो एक प्राइवेट गुड है, उसके लिए जो पे करेगा वही उसको यूज करेगा। लेकिन जो पब्लिक गुड होती है, पब्लिक गुड ऐसी होती है जिसको कौन पे करता है ये मैटर नहीं करता। आपको पता है इंडिया में बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है जो कि टैक्स पे करती है। हमारे पास टैक्स पेयर्स की संख्या बहुत कम है। इसका मतलब हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो नेशनल सिक्योरिटी, पुलिस, इन चीजों के लिए तो वो पे ही नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी एक गरीब आदमी भी अगर पुलिस वाले के पास जाएगा तो पुलिस वाला ये नहीं बोल सकता कि आप लोगों ने टैक्स नहीं दिया तो मैं आपको अपनी सर्विसेज नहीं दूंगा। इस उनको भी उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। इसका मतलब पुलिस एक पब्लिक गुड है। यहां पब्लिक गुड में ये मैटर नहीं करता कि उसके लिए पे कौन कर रहा है, वो हर किसी के लिए बराबर अवेलेबल होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड्स।
अब हम देख चुके हैं कि पब्लिक और प्राइवेट गुड्स होते क्या क्या हैं। अब हमें यह देखना है कि इनमें से कौन सी गुड्स पब्लिक गुड्स में आती हैं। फूड आइटम्स, आप बताइए, आपसे सवाल है, क्या फूड आइटम्स ऐसी चीज होती है जिसको अगर आप यूज कर लें तो भी उसको कोई और यूज कर सकता है? अगर आपने एक रोटी खा ली तो क्या उस रोटी को कोई और खा सकता है? नहीं खा सकता। इसका मतलब वो एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब ये एक पब्लिक गुड नहीं होगा। नेशनल सिक्योरिटी, क्या ये पब्लिक गुड होगी? नेशनल सिक्योरिटी पब्लिक गुड होगी। रोड्स पब्लिक गुड होंगे, क्योंकि अगर आपने रोड का यूज कर लिया तो उस पर कोई और भी चल सकता है, आप उसको अपनी जेब में डाल के घर नहीं ले जा सकते। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी पब्लिक गुड है। अगर आप आधार कार्ड बनवाने जा सकते हैं, आपके आधार कार्ड बनाने के आप 500 रुपये देते हैं, लेकिन गरीबों के लिए ऐसी फैसिलिटी भी है कि वो उसके लिए पे नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका आधार कार्ड बनता है, तो ये एक पब्लिक गुड है। तो इसका मतलब पब्लिक गुड कौन सा नहीं है हमारे पास? सिर्फ ऑप्शन ए, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए ये क्वेश्चन, जब ये जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एसएससी ये सारे सवाल पहले पूछ चुका है, लेकिन हमने इन क्वेश्चंस में मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको वो क्वेश्चंस मिले जो एसएससी अभी पूछने की संभावना है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें किसी और साल के बारे में ग्रोथ रेट पूछी गई थी, मैंने इसमें ये चेंज कर दिया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, आप इसको याद करके जाएं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग इंडिया की रियल जीडीपी अगले साल कितने से ग्रो होने वाली है? मतलब रियल जीडीपी ग्रोथ। देखिए इकोनॉमिक सर्वे एक डॉक्यूमेंट आता है, इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का एक डॉक्यूमेंट आता है जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के बजट से पहले रिलीज करते हैं। इसमें हमें बताया जाता है कि पिछले साल देश में क्या क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी ने कैसे क्या परफॉर्मेंस दी, और उसके बाद अगले साल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी रहने की उम्मीद है। तो इसमें एस्टिमेशन दिया जाता है कि इंडिया की रियल जीडीपी की ग्रोथ इस साल कितनी रहने की उम्मीद है। तो इसका सही आंसर है 6.5%। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, सेम मैंने आपको बताया, हमने ईयर चेंज कर दिया है ताकि आपको लेटेस्ट डेटा मिले। तो यूनियन बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग फिस्कल डेफिसिट क्या होता है हमारे पास? हमारे पास जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो हमारे पास होता है कि गवर्नमेंट खर्चा करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट के पास आप टैक्स भरते हो तो गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा आता है। तो जब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और उससे ज्यादा जब गवर्नमेंट खर्च कर देती है तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। यानी कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट रिसीट्स मतलब जो गवर्नमेंट को मिला, माइनस नेट स्पेंडिंग मतलब यानी कि जो गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि सरकार ने इस साल कितना पैसा अपनी बोरोइंग, अपनी इनकमिंग से ज्यादा खर्च कर दिया है। तो इसका सही आंसर हमारे पास है 5.9%। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेपो रेट जारी करता है, देखिए रेपो रेट क्या होता है कि हमारे पास हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, तो जब कमर्शियल बैंक्स के पास उधार देने के लिए पैसा नहीं होता तो वो पैसा कहाँ से लेके आते हैं? वो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेके आते हैं और फिर वो पैसा इकोनॉमी में आम आदमी को या किसी बिजनेसमैन को उधार देते हैं। तो जब वो पैसा हमें उधार मिलता है तो उस पर रेपो रेट का इफेक्ट होता है। रेपो रेट का इफेक्ट कैसे होता है कि बैंकों को अगर हाई रेट पर पैसा मिलेगा तो आगे भी वो इकोनॉमी में उसको हाई रेट पर ही ट्रांसफर करेंगे। तो हमें सवाल पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट क्या है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल बैंकों को किस दाम पर लोन दे रहा है। तो इसका सही आंसर हमारे पास है 6.5%। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। Who among the following first argued that people save more in a situation of high deficit? देखिए पहले हमारे पास डेफिसिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, डेफिसिट फाइनेंसिंग को बुरा माना जाता था। डेफिसिट यानी कि अगर हम नुकसान में बजट कर रहे हैं, यानी कि जितना पैसा हमारे पास आ रहा है हम उससे ज्यादा खर्च कर रही है अगर सरकार, तो उसको बुरा माना जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये आर्ग्यू किया जाने लगा
कि सरकार के पास जितना पैसा आता है, सरकार को इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट देने के लिए उससे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि जितना हमारे पास आता है उससे ज्यादा खर्च करना तो हमेशा ही बुरी बात होती है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, हम देखते हैं। देखिए, अगर गवर्नमेंट 200 रुपए ज्यादा खर्च कर रही है जितना उसके पास आया, यानी कि अगर गवर्नमेंट 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रही है जितना उसके पास आया, तो इन 200 रुपए से क्या होगा कि शायद गवर्नमेंट कोई रोड बनवा दे। हम एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो 200 रुपए हैं इनसे गवर्नमेंट एक रोड बनवा रही है, ठीक है। अब जब ये रोड बनेगा तो इस रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा किसी को। अब जब इस रोड का कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिला तो वो कॉन्ट्रैक्टर अपने लिए लेबर रखेगा, और कॉन्ट्रैक्टर ने जब अपने लिए लेबर रखी तो इस लेबर को काम मिलेगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम होगी। हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 200 रुपए हैं, इस 200 रुपए से जो सरकार ने स्पेंड किए, इससे हमारे पास एक पब्लिक गुड क्रिएट हुई और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ। और जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर की जो इनकम हुई, इस इनकम पे इसको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे हो गवर्नमेंट को कितना फायदा हुआ। ये रोड क्रिएट हुआ, यहां से गवर्नमेंट टोल टैक्स वसूलेगी, यहां से गवर्नमेंट को टोल टैक्स मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी कमाई से अगर 200 रुपए ज्यादा खर्च किए तो उन 200 रुपए के बदले में गवर्नमेंट को उतना ही फायदा भी मिल रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, और एक पब्लिक गुड भी क्रिएट हो रही है, एक एसेट भी क्रिएट हो रहा है। तो इसका इसीलिए डेफिसिट को अच्छा माना जाता था। एक इकोनॉमिस्ट थे, ये हमारा क्वेश्चन है कि पीपल सेव मोर इन अ सिचुएशन ऑफ हाई डेफिसिट। ये कहा गया कि लोग बचत ज्यादा करते हैं जब डेफिसिट हाई रखती है सरकार। कैसे? हमने देखा कि अगर 200 रुपए सरकार ज्यादा इकोनॉमी में घुमा रही है तो वो लोगों के पास ही वापस आ रहा है, और जब वो लोगों के पास घूमकर वापस आ रहा है तो लोग अगर इन मजदूरों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो ये अपनी सेविंग्स को यूज करेंगे, जो इन्होंने बचा रखा है उसी को यूज करेंगे। लेकिन अगर इनके पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है तो ये और ज्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास सही आंसर है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो एक यूएस इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये आर्ग्यू किया कि लोग डेफिसिट की सिचुएशन में ज्यादा सेविंग्स करते हैं। अभी अमर्त्य सेन, ये एक इंडियन नोबेल लॉरेट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इंडियन है, और इनका जो बेसिक फील्ड ऑफ वर्क है वो है डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। सॉरी, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। और जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। ये आप याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम देखें, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को दिखाने के लिए पब्लिश की गई थी, और इसके ऑथर थे दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखिए, हमने देखा कि जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी कैलकुलेशन में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं और क्या क्या नहीं करते, ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए एक ही क्वेश्चन लिया है, लेकिन एसएससी में पिछले 2-3 सालों में कम से कम 2-3 क्वेश्चन इसी से पूछे जा चुके हैं कि जीडीपी एस्टिमेशन में क्या क्या चीजें काउंट की जाती हैं, क्या क्या चीजें काउंट नहीं की जाती। आप सभी ने अगर ट्रेंड्स देखे हों तो इकोनॉमी का वेटेज बढ़ रहा है, और एसएससी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप यकीन मानिए आप 80% तक क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर लेंगे आपके एग्जाम में। अब देखिए, हमें पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ओनली मार्केटेड गुड्स आर कंसीडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग द जीडीपी। देखिए, मार्केटेड गुड्स का क्या मतलब होता है? मार्केटेड गुड्स का हमारे पास मतलब होता है कि वो वस्तुएं जो बाजार में आ चुकी हैं, बाजार के अंदर उतार दी गई हैं, उन्हीं वस्तुओं को जीडीपी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है? देखिए, अगर कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कुछ चीजें बन रही हैं, एक कार है जो अभी तक पूरी बनी नहीं है, आधी बनी हुई है,
और हमारा फाइनेंशियल ईयर आज खत्म हो रहा है, आज हमें हमारी जीडीपी काउंट करनी है, तो क्या हम उस आधी बनी हुई कार को कंसीडर करेंगे? हम उस कार को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी तक फिनिश्ड प्रोडक्ट है ही नहीं। हम सिर्फ फिनिश्ड गुड्स को ही यूज करते हैं जीडीपी कैलकुलेशन में, ये आप याद रखिएगा। सिर्फ फिनिश्ड और फाइनल गुड्स ही जीडीपी कैलकुलेशन में यूज होती हैं। इसका मतलब जो मार्केटेड गुड्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही हम जीडीपी कैलकुलेशन के लिए काउंट करेंगे। अगला हमारे पास ऑप्शन है, द वर्क डन बाय अ वुमन एट होम इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीडीपी। देखिए, जीडीपी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, जीडीपी की डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, जो कि आता है मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या होता है? सोचिए, मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है पैसा, पैसे की टर्म्स में जो चीज की वैल्यू होती है वो, उसे मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं। तो अगर, क्या आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी पत्नी या जो भी कोई घर में महिलाएं जो काम करती हैं, क्या उन्हें उसके लिए पैसा दिया जाता है? नहीं मिलता। तो नहीं मिलता अगर उनको पैसा, तो उनकी हम मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम इसको भी जीडीपी कैलकुलेशन के बाहर रखते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है कि ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड। ये तो आप सभी को पता होगा अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो, कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही कंसिडर होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम कंसिडर नहीं करते। तो इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑल थ्री आर करेक्ट। देखिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग, देखिए, अब पहले हमारे इंडिया में प्लानिंग कमीशन होता था। प्लानिंग कमीशन प्लान, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वगैरह यूज करता था। तो उसको हटा के जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो भारत में नीति आयोग एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया, और नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसके भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते थे। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो वो अपने आप ही नीति आयोग के चेयरमैन भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमिटी? देखिए, हमारे इंडिया में नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए जब इंडिया आजाद हुआ, जस्ट प्लान्स बन रहे थे, प्लानिंग की शुरुआत हुई थी, तो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन हमारे पास पीसी महालनोबिस थे। जो वीके आरवी राव है, ये वीके आरवी राव साहब हमारे 1931 में इन्होंने पहली बार इंडिया की पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया था बाय साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड से इन्होंने पहली बार इंडिया की पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया था। ये क्वेश्चन भी एसएससी पहले पूछ चुकी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच इकोनॉमीज ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट? यानी कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो चीजें जिनका इस्तेमाल करके हम कोई वस्तु प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है हमारे पास लैंड, यानी कि हमारे पास जमीन होनी चाहिए। लेबर, लेबर यानी कि उस जमीन पर काम करने वाले लोग हमें चाहिए। कैपिटल, कैपिटल यानी कि हमें पैसा चाहिए। और उसके बाद होता है एंटरप्रेन्योर। जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाएंगी तभी हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जमीन चाहिए, यानी कि स्पेस चाहिए कुछ जहां हम वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हमें लेबर चाहिए, उसमें काम, उस जमीन पर काम करेगा कौन, कौन रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा, उसके लिए हमें लेबर की जरूरत होती है। अब लेबर को पैसा देना पड़ता है। लैंड अगर आप रेंट पर ले रहे हैं या फिर आप कोई भी और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए हमें कैपिटल यानी कि पैसा भी चाहिए होता है। और इन तीनों चीजों को साथ लाने के लिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो इन तीनों चीजों को साथ लेके आए, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन जहां पर ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट हाथों में होते हैं, यानी कि इनकी सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप होती है, तो जब इनकी प्राइवेट ओनरशिप होती है तो वो, या प्राइवेट ओनरशिप होती है, तो उसे हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि यहां प्राइवेटली ओन्ड होते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन।
एक मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर गवर्नमेंट भी ओन करती है, यानी कि कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में भी होती हैं, जैसे कि इंडिया में है। इंडिया में कुछ हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ हॉस्पिटल्स प्राइवेट हाथों में है, कुछ स्कूल्स गवर्नमेंट के हैं, कुछ स्कूल्स प्राइवेट हैं। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं करती सब कुछ। तो इसका मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी भी गलत आंसर होगा। ड्यूअल इकोनॉमी कुछ होता ही नहीं है, ये बहुत ऐसा ही आपको घुमाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन हम देखें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड 5 ईयर प्लान गेव स्पेशल एम्फेसिस ऑन विच सेक्टर। देखिए इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे पहले, जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था तो 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए जाते थे, और 5 ईयर प्लान्स से हमें यह पता चलता था कि अगले 5 साल या जितने टाइम के लिए भी वो प्लान लॉन्च किया जाता था, तो उस समय के लिए इंडिया किस चीज पर फोकस करेगा और हमारे क्या क्या टारगेट्स रहेंगे, कहाँ कहाँ हम अगले 5 साल के लिए खर्चा करेंगे। तो ये यही पूछा जा रहा है यहाँ आपसे कि सेकंड 5 ईयर प्लान में किस चीज को टारगेट किया गया था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज को टारगेट किया गया था, और हमने कुछ समय पहले देखा था कि नेशनल इनकम कमेटी के हेड कौन थे, पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस का ही ये प्लान था, पीसी महालनोबिस ने ही ये प्लान दिया था कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाहिए। इसको बोला जाता है महालनोबिस मॉडल। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सा प्लान था, तो आपका आंसर होगा सेकंड 5 ईयर प्लान। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड। देखिए जीडीपी हम जब कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी कैलकुलेशन में हमारे पास एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है कि अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट करें, आप इमेजिन कीजिए कि पिछले साल हमने 10 पेन्स बनाए, इंडिया ने 10 पेन्स बनाए, और इस साल भी 10 पेन्स ही बनाए, यानी कि हमारे प्रोडक्शन में तो कोई इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए पिछले साल जिस पेन की कीमत 10 रुपए थी, इस साल सोचिए उस पेन, पिछले साल एक पेन की कीमत 10 रुपए थी, यानी कि हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ 100 रुपए का, 100 रुपीज। लेकिन इस साल सोचिए उसी पेन की कीमत बढ़कर हो गई 12 रुपए। तो जब 12 रुपए उस पेन की कीमत हो गई तो हमारा टोटल प्रोडक्शन हो गया 120 रुपीज। यानी कि जब हम इसकी मोनेटरी वैल्यू देखते हैं तो पैसे की टर्म्स में तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया? नहीं, हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल सेम है, हमने वही का वही एज इट इज रहा, लेकिन फिर भी ये बढ़ा हुआ यहां दिख रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ एक झूठा अंदाजा है, ये सिर्फ हमें एक गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हमें सही इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एक ऐसे फैक्टर से इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा जिससे हमें जो ये इन्फ्लेशन हुआ है, ये जो प्राइस बढ़ा है, इसका इफेक्ट हम हटा सकें। तो उस फैक्टर को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अब जो क्वेश्चन है वो एक बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसका सही आंसर है इंप्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये एक्सचेंज रेट के बारे में। देखिए सपोज द एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपी इज $1 is equal to 55 rupees. Now if the exchange rate increases to $1 is equal to 60 rupees, then in this situation the Indian rupee has blank against the US dollar. यानी कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर इंडियन रुपी की आज की तारीख में $1 हमें 55 रुपए का मिल रहा है और कल ये जाके $1 हमें 60 रुपए का मिलने लग जाए, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इस आपने न्यूज में बहुत सुना होगा कि रुपया गिर गया, रुपये की कीमत गिर गई, रुपए की कीमत बढ़ गई, डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। ये सब एक्सचेंज रेट का खेल होता है। एक्सचेंज रेट का मतलब कि हमारी जो करेंसीज आपस में जब हम एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कोई फॉरेनर जब इंडिया में आता है, घूमने आता है, सपोज कीजिए कोई यूएस सिटीजन इंडिया घूमने आ रहा है, तो जब वो इंडिया घूमने आता है तो वो $1 के बदले में उसको कितने रुपए मिलेंगे? और कोई इंडियन जब यूएस में बिजनेस करने जा रहा है या पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसको $1 रुपए के बदले में कितने डॉलर मिलेंगे? यानी कि $1 प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए देने होंगे? इसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि $1 अगर 55 रुपए का अभी है और बाद में ये बढ़कर $1 60 रुपए का हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि इंडियन रुपी की कीमत को क्या हुआ है? डेमोनेटाइज्ड। देखिए डेमोनेटाइज्ड होता है नोटबंदी, यानी कि किसी फिक्स्ड डिनोमिनेशन के नोट को सरकार
एक लीगल टेंडर मानना बंद कर दे, यानी कि उसको इस्तेमाल से बाहर निकाल ले, तो उसे डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। तो ये डिमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल तो नहीं है, आप समझ गए होंगे। वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड का मतलब होता है किसी चीज की कीमत में वृद्धि करना, मूल्य में वृद्धि करना, तो ये वैल्यू एडिशन भी नहीं है। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब किसी चीज की स्थिति मजबूत हो। देखिए यहां पर रुपए की स्थिति कमजोर हुई है, अगर आप देखें तो पहले $1 55 के बराबर था, अभी $60 के बराबर है, यानी कि $1 की कीमत पहले $1/55 थी और अभी $1/60 है। समझ रहे हैं? अब आप बताइए इसमें से बड़ा कौन सा है? 1/55 बड़ा है ना, यानी कि अभी रुपए की कीमत कम हो गई है। अभी अगर रुपए की कीमत कम हो गई है तो एप्रिसिएशन वो होता है जब रुपए की कीमत ऊपर जाए, डेप्रिसिएशन वो होता है जब रुपए की कीमत नीचे जाए, यानी कि हमारा सही आंसर होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम हिंदी में बोलते हैं अवमूल्यन। अभी देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, देखिए आप सभी को पता होगा कि जब इंडिया में जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, महंगाई को हैंडल करने के लिए इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई को कैसे नियंत्रित करता है? एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी याद रखिए कि जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी उस चीज की कीमत कम होगी। यानी कि जब महंगाई होती है तो क्या होता है? महंगाई होती है तो क्या होता है? हम बोलते हैं कि टमाटर की कीमत बढ़ गई, टमाटर बहुत महंगा हो गया, यानी कि टमाटर की तुलना में जो रुपए की कीमत है वो कम हो गई। समझे? टमाटर अगर महंगा हो गया, ये हमारा टमाटर है, अगर ये टमाटर महंगा हो रहा है तो जब टमाटर महंगा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बराबर में अगर हम रुपए को रख कर देखें तो रुपया की कीमत कम हो गई, टमाटर की कीमत बढ़ गई, यही तो महंगाई हुई, इसी को तो हम महंगाई बोलते हैं। तो अगर हमें महंगाई को कंट्रोल करना है तो अगर हम टमाटर की सप्लाई पर ध्यान ना देके रुपए की सप्लाई पर ध्यान दें, तो क्या हम रुपए की सप्लाई कम करके, रुपए की सप्लाई हम कम करके मार्केट में क्या हम रुपए की कीमत बढ़ा सकते हैं? सोचिए। जी हाँ, हम बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम रुपए की कीमत बढ़ाएंगे इसका मतलब टमाटर की कीमत रुपए की तुलना में अपने आप कम हो जाएगी। टमाटर या फिर कोई भी वस्तु जो हम मार्केट में यूज करते हैं, पूरी मार्केट में रुपया तो एक ऐसी चीज है जो हर किसी के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी कि हर किसी चीज को रुपए से ही कंपेयर किया जाता है। तो मार्केट में चीजों की कीमत नीचे आ जाएगी और मार्केट में चीजों की कीमत अगर नीचे आ जाएगी तो महंगाई कंट्रोल हो गई। इसका मतलब हमारा काम यह है कि हमें रुपए की सप्लाई को मार्केट में से कम करना है। अब देखिए ये गवर्नमेंट कैसे करेगी? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदना और बेचना। अब बॉन्ड्स के खरीदने बेचने से क्या होगा? सोचिए आपके पास 100 रुपए हैं, मेरे पास ये एक पीस ऑफ पेपर है, ये मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है, आपके पास 100 रुपए हैं। मैं आपको बोलता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट में लोगों के पास आएगा और बोलेगा कि ये मेरा बॉन्ड रख लो, जब आपको पैसे की जरूरत हो तो मुझे ये बॉन्ड दे देना, मैं इस पर आपको 5%, 2%, 10% आपको ब्याज दूंगा और आप मुझे अपने 100 रुपए दे दो। तो क्या आप लेना चाहोगे? बिल्कुल लेना चाहोगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट तो आपका पैसा नहीं खाएगी ना। अब अगर आप किसी प्राइवेट आदमी को पैसा देते हो तो वो आपका पैसा खा जाता है, आपका पैसा डूब जाता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो तो आपके पास एक गारंटी है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो आप बिल्कुल करना चाहोगे। तो ऐसा करने से रिजर्व बैंक ने क्या किया कि उन बॉन्ड्स को बेच के या खरीद के रुपए की सप्लाई को कंट्रोल किया। तो यही ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है। जब रुपए की सप्लाई बढ़ानी होती है तो रिजर्व बैंक बेचता है और जब घटानी होती है तो खरीदता है। ओनली बाइंग गलत है, ओनली सेलिंग ये भी गलत है, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स इश्यूड बाय कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के बॉन्ड्स आरबीआई नहीं बेचता है, आरबीआई सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेचता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टेडीली द सेंट्रल बैंक माइट। देखिए अभी हमने फिर से पढ़ा कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमें पैसे की सप्लाई के साथ क्या करना चाहिए? सोचिए हमें पैसे की सप्लाई के साथ क्या करना चाहिए?
अगर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, हमने लास्ट स्लाइड में जस्ट अभी देखा, अगर महंगाई बढ़ रही है तो रुपए की सप्लाई के साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें रुपए की सप्लाई को घटा देना चाहिए। अब रुपए की सप्लाई को हम घटाएंगे कैसे? रेपो रेट आप सभी को पता है क्या होता है। रेपो रेट होता है ऐसी रेट जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अगर कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसे की कमी है, तो वो रिजर्व बैंक से पैसा लेके आएंगे और उस पैसे को फिर कमर्शियल बैंक्स आगे इकोनॉमी में प्रोवाइड करते हैं। आगे इकोनॉमी में, यानी कि किसी आदमी को हेल्थ लोन चाहिए, किसी को कार लोन चाहिए, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, तो वो सब इकोनॉमी में हमें सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स बाद में प्रोवाइड करते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो सिचुएशन होती है जहां पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करवाते हैं। कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करवाते हैं, यानी कि कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हमने दोनों रेट समझ लिए। अब आप बताइए, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा, यानी कि सेंट्रल बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए रिजर्व बैंक से पैसा लेना महंगा हो जाएगा, यानी कि इनको पैसा मिलना मुश्किल हो गया, तो यहां पर भी इकोनॉमी में इसका क्या असर होगा? यहां पर भी पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा, और जब पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा तो पैसे की सप्लाई कम, तो यानी कि हमें रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाए, उनके लिए पैसा लेना मुश्किल हो जाए, और उनके लिए पैसा लेना मुश्किल होगा तो इकोनॉमी में भी वो पैसा पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि वहां पर भी सप्लाई पैसे की कम हो जाएगी अपने आप। तो इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन होगा इंक्रीज द रेपो रेट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। इकोनॉमी में तरलता का मतलब वो होता है कि ऐसे एसेट्स जिनको आप तुरंत इस्तेमाल करके कोई भी और वस्तु खरीद सकते हैं। जो मनी होती है, मनी यानी कि करेंसी, नोट्स, उसको सबसे लिक्विड एसेट्स माना जाता है, यानी कि करेंसी, करेंसी को सबसे लिक्विड एसेट माना जाता है, क्योंकि करेंसी से आप कुछ भी खरीद सकते हो। करेंसी हर जगह एक्सेप्टेबल होती है, आपकी हर डिमांड को तुरंत पूरा कर सकती है। उसके बाद कुछ और एसेट्स होते हैं जो कि थोड़े कम लिक्विड होते हैं, जैसे कि बैंक में जमा आपका पैसा। बैंक में जमा आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि आप, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको टेक्नोलॉजी का एक्सेस चाहिए। अगर आप यूपीआई वगैरह यूज़ कर रहे हैं या फिर कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी एक्सेस चाहिए, और अगर वो सब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको बैंक तक जाना पड़ेगा, पहले पैसा निकलवाना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ खरीद सकते हैं। तो ये थोड़ा कम लिक्विड है। उसके बाद गोल्ड है, गोल्ड की डिमांड मार्केट में हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, तो आप गोल्ड को यूज़ करके कभी भी कोई भी चीज़ अपने लिए खरीद सकते हैं, या फिर गोल्ड की सहायता से आप पैसे ले सकते हैं तुरंत, और उन पैसे की सहायता से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये हमारे कुछ लिक्विड एसेट्स हैं। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब, लिक्विडिटी का मतलब हम कुल मिलाकर देखें तो पैसा, बैंक्स को पैसा चाहिए, तो बैंक्स को वो इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई बैंक्स को थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म, थोड़े टाइम के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? लेवरेज रेट। ऐसा कुछ नहीं होता। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सिर्फ 24 आवर्स के लिए होती है। इस पर भी आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देता है, और लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कोई रेट नहीं है। दिस इज नॉट अ रेट। यहां पर अगर रेट आपके पास लिखा होता तो आपके दो ऑप्शन सही हो जाते, रेपो रेट भी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी, लेकिन ये सिर्फ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लिखा हुआ है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब वो फैसिलिटी जिस पर बैंक्स अप टू 24 आवर्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हैं। लेकिन वो रेट यहां पूछा गया है हमसे, वो इंटरेस्ट रेट, उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं? तो उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिसमें कि कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को अपना पैसा देते हैं, यानी कि जैसे हमारे लिए बैंक्स होते हैं, वैसे ही जो हमारे जो बैंक्स होते हैं उन बैंक्स के लिए आरबीआई होता है। तो बैंक के पास जब ज्यादा पैसा होता है और उसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कमाना होता है, तो वो रिजर्व बैंक के पास अपने पैसे को सहेज के रख सकता है, और उस पैसे पर उसे कुछ इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट।
लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का क्या मतलब होता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब होता है कि लेंडर मतलब उधार देने वाला, लास्ट रिजोर्ट मतलब जब सब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएं उसके बाद हमें कौन उधार देगा। यानी कि अगर बैंकों को पैसा चाहिए या सरकार को पैसा चाहिए और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, यानी कि उन्होंने सारा जगह से उधार ले रखी है, सबकी देनदारी बकाया है, कोई और पैसा देने को सरकार को तैयार नहीं है, तो सरकार पैसा लाएगी कहाँ से? सरकार पैसा लेके आएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगी कि आप नए नोट छापो, नया पैसा छापो और हमें पैसा दो। यानी कि जो सेंट्रल बैंक होता है उसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, ये भी लैंड करती हैं, लेकिन जब ये भी पैसा देने से मना कर देती हैं तब सरकार सेंट्रल बैंक के पास जाती है। स्टेट बैंक एक बहुत नॉर्मल कमर्शियल बैंक है, तो ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप ये क्वेश्चन देखिए और सोचिए इसका आंसर। मैं आप देखिए, क्वेश्चन है कि विच इज द पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का हमारे पास क्या पैमाना होता है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे नापते हैं। हमारे पास देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है डेवलपमेंट, और एक होता है ग्रोथ। हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, यानी कि एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क होता है। डेवलपमेंट का मतलब हमारे पास होता है कि हमारे देश की प्रगति हो रही है, सिर्फ हमारे देश का साइज बड़ा होना ग्रोथ नहीं होता है। यानी कि अगर सिर्फ हमारी उम्र बढ़ रही है तो उसे हम ग्रोथ बोलेंगे, लेकिन उस उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम फिजिकली फिट हो रहे हैं, हम अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छा कमाना सीख रहे हैं, अच्छा बोलना चालना सीख रहे हैं, अच्छे संस्कार सीख रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट। यानी कि डेवलपमेंट एक ग्रोथ से बड़ा कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल ग्रोथ आती है, यानी कि बढ़ रहा है, बस कैसे भी बढ़ रहा हो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, वो कुछ सीख पा रहा है, उसमें कुछ सुधार आ रहा है, उससे कोई परवाह नहीं है, बस हमें सिर्फ बड़ा होना दिख रहा है। डेवलपमेंट में बड़ा होने के साथ साथ सुधार का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए जो पर कैपिटा इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, और जो ग्रोथ का इंडिकेटर जो हम मानते हैं वो मानते हैं नेशनल इनकम को। पर कैपिटा रूरल इनकम यूजलेस, पॉपुलेशन बिल्कुल यूजलेस, इन दोनों ऑप्शंस का यहाँ कोई मतलब नहीं था। आपको अगर कंफ्यूज होना था तो इन दोनों में कंफ्यूज होना था, तो यहाँ पर ये एक ग्रोथ का इंडिकेटर है नेशनल इनकम, और पर कैपिटा इनकम एक डेवलपमेंटल इंडिकेटर है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ग्रीन लेवल एटीएम्स आर एसोसिएटेड विद, देखिए एटीएम्स के कुछ आजकल बहुत सारे टाइप्स आने लगे हैं जिनको हम लेबल से डिनोट करते हैं। तो ग्रीन लेवल एटीएम वो एटीएम्स होते हैं जहां पर एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, शेयर ट्रांजैक्शंस नहीं, ई कॉमर्स नहीं, वुमेन डेडिकेटेड एटीएम्स ये पिंक, इनको पिंक लेवल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो वुमेन के लिए डेडिकेटेड एटीएम्स है उनको पिंक लेवल एटीएम्स बोला जाता है। डैश लेवल एटीएम्स आर सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स। देखिए हमारे पास दो तरह के एटीएम्स होते हैं, एक वाइट लेबल और एक ब्राउन लेबल। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिंक मैंने आपको बताया विमेन से रिलेटेड होता है, ब्लैक लेबल ऐसा कुछ नहीं होता। जो व्हाइट लेवल एटीएम होता है, व्हाइट लेवल एटीएम वो होता है जिसको कि बैंक्स ऑपरेट नहीं करते। जैसे आप किसी एटीएम में जाते हो तो आपने देखा होगा कि एक्सिस बैंक का एटीएम है, स्टेट बैंक का एटीएम है, ये सारे एटीएम्स बैंक्स द्वारा ऑपरेटेड हैं, ये हमारे रेगुलर एटीएम्स है। लेकिन जो व्हाइट लेवल एटीएम होते हैं, व्हाइट लेवल एटीएम का मतलब हमारे पास क्या होता है कि कोई ऐसी एंटिटी उस एटीएम को चला रही है जो कि एक बैंक नहीं है। आपने कई जगह देखा होगा मुथूट फाइनेंस के एटीएम्स लगे हुए हैं। क्या मुथूट फाइनेंस एक बैंक है? क्या मुथूट फाइनेंस में आप अपना पैसा जमा करवाते हैं? क्या मुथूट फाइनेंस आपको लोन देता है? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जो व्हाइट लेवल एटीएम्स है वो ऐसी एंटिटीज द्वारा सेटअप, ओन और ऑपरेट, ये तीनों काम जब नॉन बैंक द्वारा किए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट लेवल एटीएम्स। और ब्राउन लेवल एटीएम्स में क्या होता है कि उनको सेटअप और ओन तो
कोई नॉन बैंक कर रहा है, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए हम ऑपरेशन इज डन बाय बैंक्स, यानी कि उनको चला एक बैंक ही रहा है। यानी कि एक तरह से बैंक ने उस एटीएम को किसी और से रेंट पर लिया है, ऑपरेशन बाय बैंक, ये आप ध्यान रखिएगा। व्हाइट लेवल एटीएम्स वो होते हैं जिनको लगाया भी कुछ किसी और ने है, ओन भी कोई और कर रहा है और ऑपरेट भी कोई और कर रहा है, यहां बैंक का कोई रोल नहीं है। और ब्राउन लेवल एटीएम्स वही वो होते हैं जिनमें लगाया और ओन तो कोई और कर रहा है, नॉन बैंक कर रहा है, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए एक स्पॉन्सर बैंक होता है जिसका उस पर लोगो भी लगा होता है, तो उसको हम ब्राउन लेवल एटीएम बोलते हैं। आगे चलते हैं। लोकल एरिया बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय, देखिए जितने भी बैंक्स होते हैं ना, जितने भी बैंक्स, कोई भी बैंक हो, आप आंख बंद करके ये बोल सकते हैं कि उनको रेगुलेट आरबीआई ही करता है। पहले थोड़ा बहुत सिस्टम अलग था, जैसे जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स थे उनको अभी भी नाबार्ड रेगुलेट करता है, लेकिन उसके अलावा पहले जैसे आरआरबी थे, रीजनल रूरल बैंक्स थे, और जो हमारे छोटे स्केल पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स थे, उन सभी को नाबार्ड रेगुलेट करता था। लेकिन अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स करने के बाद ऐसा कर दिया है कि सभी तरह के बैंक्स का रेगुलेशन आरबीआई ही करता है। तो अभी अगर आपसे कोई भी बैंक के रेगुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि बैंक्स के ऊपर देख रेख कौन रखता है, तो आप आंख बंद करके आरबीआई का निशान लगा सकते हो, आपका ऑप्शन आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। देखिए डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं डीसिब। डीसिब का मतलब ये होता है कि ये बैंक्स ऐसे हैं जो इतने बड़े होते हैं साइज में कि अगर इनको कुछ हो गया या इनमें से कोई कोलैप्स हो गया तो पूरे देश की इकोनॉमी के कोलैप्स होने का हमारे पास खतरा रहता है। तो इनके ऊपर रिजर्व बैंक खास निगरानी रखता है और इनके लिए जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो थोड़े और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और इनके अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ी आते ही रिजर्व बैंक तुरंत एक्शन में आता है और इनको बचाने के लिए जो भी कुछ किया जा सके वो किया जाता है। क्योंकि अगर ये कोलैप्स हो गए तो देश की बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होगा, बहुत बड़े स्तर पर लोगों का पैसा डूब जाएगा और देश में क्रेडिट की कमी हो जाएगी। क्रेडिट की कमी यानी कि लोगों को, सबसे बड़े लेंडर हैं ये, सबसे बड़े डिपॉजिटर हैं ये, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोला जाता है क्योंकि ये देश के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमसे पूछा गया है कि इज नॉट वन ऑफ द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। देखिए इंडिया में फिलहाल 3 डीसिब्स हैं जो कि हैं हमारे आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक। ये तीनों हमारे डीसिब्स हैं, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी बार बार आपसे फैक्ट बेस्ड अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो हमारा कौन सा आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सिस बैंक एक डीसिब नहीं है, क्योंकि इसने नोट पूछ रखा है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन एक्सिस बैंक होगा और ये तीनों हमारे डीसिब हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच रेट मेजर्स इन्फ्लेशन इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड फ्यूल। देखिए इन्फ्लेशन को हम मेजर करते कैसे हैं, मतलब हमने बोल दिया कि महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ एक टमाटर की कीमत से हम ये थोड़ी ना पता लगा सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, पूरी हर चीज महंगी हो रही है या नहीं। वो तो हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक चीज की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर उस चीज के प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर चीज महंगी हो रही है। ठीक है, तो महंगाई बढ़ने का हम पता कैसे लगाते हैं कि हम एक बास्केट लेते हैं, बास्केट ऑफ गुड्स। इस बास्केट में हम बहुत सारी चीजें रखते हैं। ये जो हमारी बास्केट ऑफ गुड्स है इसमें हम बहुत सारी चीजें रखते हैं और इसमें एक इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड और फ्यूल, यानी कि हम खाने और अपनी एनर्जी नीड्स के लिए क्या यूज करते हैं। जैसे कि फूड में हम क्या यूज करते हैं, खाना, सब्जियां, अनाज, ये सब चीजें, और फ्यूल में हम यूज करते हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एलपीजी वगैरह। तो फूड और फ्यूल की कीमत ये इस बास्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ठीक है, लेकिन इनके प्राइसेस हमें पता है कि फ्यूल और फूड के प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं। यानी कि अगर हम सिर्फ फूड और फ्यूल की महंगाई की वजह से 2 तरह के इन्फ्लेशन हम इंडिया में काउंट करते हैं, एक कोर इन्फ्लेशन होता है और दूसरा होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारी इस बास्केट के अंदर फूड और फ्यूल भी होता है। तो जब फूड और फ्यूल होता है
तो फूड और फ्यूल की कीमतें बहुत जल्दी जल्दी घटती बढ़ती हैं। इसका मतलब जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें भी फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी जल्दी होगा। यानी कि ये हमें महंगाई की एक स्टेबल और सही पिक्चर नहीं देता। हमें एक्चुअल में नहीं पता चलता कि बाकी सारी चीजों की कीमत पर इनकी कीमतों का क्या असर हो रहा है अगर हम ये पूरी बास्केट कंसीडर करें तो। इसीलिए हम कोर इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं। और कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो ये बास्केट ऑफ गुड्स है इसके अंदर फूड और फ्यूल कोर इन्फ्लेशन के अंदर हम काउंट नहीं करते हैं। यानी कि हमसे यही पूछ रखा है कि वो रेट जो कि महंगाई को मापता है एक्सेप्ट फूड एंड फ्यूल, यानी कि फूड और फ्यूल को हटाने के बाद जो ऐसा मेजर जो हमारे पास है जो महंगाई को मापता है वो है कोर इन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। Which is an economic scenario where a peculiar combination of high inflation and low growth leads to high unemployment? देखिए, एक ऐसा इकोनॉमिक सिनेरियो जिसमें हाई इन्फ्लेशन हो, लो ग्रोथ रेट हो और हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो। यानी कि देखिए, हमें पता है कि जब इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ती है तो इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप सभी ने सुना होगा कि महंगाई बुरी है ना। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो ये बुरा है। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। कि एक लिमिट में, क्योंकि इन्फ्लेशन अच्छा होता है, एक इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट कर्व होता है इकोनॉमिक्स में जिसको बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 4%, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मानता है कि 4% इंडिया में आइडियल इन्फ्लेशन है, यानी कि 4% तक इन्फ्लेशन होता रहना चाहिए क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। यानी कि अगर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है इंडिया में तो हमें थोड़ी सी महंगाई की जरूरत होती है। यानी कि 4% तक महंगाई जो है वो हमारे देश के लिए अच्छी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लेशन हमारा पहले ही हाई है, इन्फ्लेशन हमारा पहले ही हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है। यानी कि लोगों के पास रोजगार भी नहीं है और महंगाई भी बहुत ज्यादा है। तो अब हम रोजगार बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हमने देखा कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, लेकिन रोजगार पहले ही गिरा हुआ है और महंगाई पहले ही बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है और रोजगार नहीं बढ़ रहा है और ग्रोथ हमारी स्लो है। यानी कि सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों जो सिचुएशन होती है बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी नेशनल बैंक के लिए इनसे बाहर निकलना। और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। डेप्रिसिएशन होता है किसी रुपए की कीमत में गिरावट आना, डिफ्लेशन होता है महंगाई का कम होना यानी कि मूल्य अपस्फीति, और रिसेशन होता है कि ग्रोथ रेट सिर्फ जो लो ग्रोथ के फेज को हम बोलते हैं रिसेशन। यानी कि रिसेशन सिर्फ ग्रोथ से रिलेटेड है, लेकिन जो स्टैगफ्लेशन है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ, इन तीनों चीजों को हम कंसीडर करते हैं, तब उसे स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट रेफर्स टू। देखिए, आप सभी के पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स होंगे जो कि एटीएम कार्ड बैंक के हमारे पास होते हैं, तो उन पर कुछ ना कुछ लोगो लगा होता है, जैसे कि रुपए, मास्टर कार्ड या फिर वीजा, ठीक है। अगर हम ये जो कंपनियां हैं इनका लोगो क्यों लगा होता है? क्योंकि ये हमें ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करती हैं। तो जब ये हमें ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करती हैं तो ये प्राइवेट कंपनीज है, रुपए को छोड़ के। रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन्ड है, लेकिन जो ये मास्टर कार्ड और वीजा है ये प्राइवेट कंपनीज है, तो इनका मोटिव प्रॉफिट होगा। तो इनको प्रॉफिट मिलता कैसे है? आप जिस भी मर्चेंट के पास उसकी मशीन में कार्ड स्वाइप करते हैं, जब वो कार्ड आप स्वाइप करते हैं तो उसका जो क्या बोलते हैं, ये इनको बोलते हैं कार्ड कंपनीज। जो भी कार्ड कंपनी उसकी है वो कार्ड कंपनी उस मर्चेंट से कुछ पैसा चार्ज करती है, उस ट्रांजैक्शन का कुछ परसेंट, उस एक फीस चार्ज करती है, और उस फीस को ही बोला जाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब देखिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? टोटल डिस्काउंट अ बैंक ऑफर्स टू मर्चेंट फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, बिल्कुल गलत, बकवास। द टोटल डिस्काउंट दैट अ मर्चेंट ऑफर्स ऑन एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, बकवास। द रेट चार्ज ऑन अ मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस,
यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन होगा। टैक्सेस दैट अ डिजिटल पेमेंट इंटेल्स, ये भी बकवास। यानी कि हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाई। देखिए, इंडिया में महंगाई और ग्रोथ को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी एक तो रिजर्व बैंक के पास है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लॉन्ग और मीडियम टर्म के लिए ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, यानी कि लंबे समय के लिए। वहीं पर जो आरबीआई है वो शॉर्ट टर्म में यही काम करता है। आरबीआई का बेसिक काम जो होता है वो होता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई को कम करना। महंगाई को कम करने के लिए मनी सप्लाई को घटाना या बढ़ाना, ये काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस काम को करने के लिए लॉन्ग और मीडियम टर्म में ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और जो आरबीआई शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इतना समझ गए। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट रिलीज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है? आप सभी को पता होगा कि हर साल इंडिया में बजट आता है। तो जो इंडिया में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, टैक्स घटाना, टैक्स बढ़ाना, जो ये सब काम होते हैं ये फिस्कल पॉलिसी के पार्ट होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो, इन सब चीजों को घटाना बढ़ाना, सीआरआर एसएलआर जो रेशियोज होते हैं उनको घटाना बढ़ाना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एस्पेक्ट होता है। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट के साथ जो भी खेल होता है, ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट रेट के साथ जो भी खेल होता है वो सब आरबीआई करता है। वहीं पर टैक्सेस और खर्चा, सरकार का खर्चा और सरकार के टैक्सेस, इनको लेकर जो भी कुछ खेल होता है वो गवर्नमेंट करती है। यानी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो इंटरेस्ट रेट वाला खेल होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और इंटरेस्ट रेट वाले खेल को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और जो टैक्सेस वाला खेल होता है उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब देखिए, फिस्कल पॉलिसी कौन रिलीज करता है? गवर्नमेंट तो एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो फिस्कल पॉलिसी रिलीज करता है वो हमारा रिलीज करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। वही उसे फॉर्मुलेट करता है और वही उसे रिलीज करता है, वही उसे मैनेज करता है। तो हमारा सही आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। आरबीआई कौन सी पॉलिसी को मैनेज करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। समझ गए? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? अब मैंने आपको बताया कि फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास क्या क्या थे? टैक्सेस, है ना? और जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स थे वो हमारे पास क्या क्या थे? इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला खेल होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन वाले खेल में रिजर्व बैंक क्या करता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचता है और खरीदता है। यानी कि ये काम कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओपन मार्केट ऑपरेशंस कौन मैनेज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमने देखा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो खेल करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है, तो ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं है, और यही ये सवाल पूछ रहा है। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी नहीं है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं है। टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। पब्लिक, पब्लिक का मतलब हमारे पास जनरली इकोनॉमी में हम जहां पब्लिक यूज करते हैं वहां पर हमारा मतलब होता है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट बोरोइंग यानी कि सरकार जो उधार ले रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सरकार जो खर्चा कर रही है, ये सब किसका पार्ट है? पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी सरकार द्वारा लिया गया उधार और सरकार द्वारा किया गया खर्चा, ये किस चीज का पार्ट है? ये हमारा बजटिंग का पार्ट है। और मैंने आपको बताया कि बजट कौन सी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए, कौन सी पॉलिसी को इनेक्ट करने के लिए लाया जाता है? फिस्कल पॉलिसी। यानी कि बजट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो हमारी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होती हैं। और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होते हैं टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक एक्सपेंडिचर।
देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए सरकार जो खर्चा करती है, सरकार के खर्चे दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, रेवेन्यू का मतलब राजस्व। राजस्व यानी कि जो ऐसी चीज जो सरकार के पास ना तो कोई सरकार के लिए कुछ एसेट क्रिएट कर रही है, यानी कि ना तो सरकार की पूंजी बढ़ रही है और ना ही सरकार के ऊपर जो उधार है, देनदारियां हैं, वो कम हो रही हैं। सरकार के ऊपर देनदारी भी उतनी ही है और सरकार को बदले में कोई पूंजी नहीं मिल रही। पूंजी यानी कि कोई भी लैंड, लेबर, कैपिटल, पैसा, सोना, चांदी, ऐसा कुछ भी सरकार को बदले में नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। और पूंजीगत व्यय वो चीज होती है जो कि जिससे कि सरकार को या तो कोई एसेट मिल रहा है, यानी कि सरकार की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, सरकार की पूंजी बढ़ रही है, या फिर सरकार के ऊपर जो उधार है, देनदारियां हैं, वो कम हो रही हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप सोचिए कि अगर सरकार को मैंने 500 रुपए उधार दिए थे कभी, और सरकार उन 500 रुपए पर मुझे 5% तक टैक्स देती है। टैक्स एज इन क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है 5% सरकार मुझे। ठीक है, तो जब सरकार अगर मुझे 5% ब्याज देती है मेरे 500 रुपए पर, तो मुझे एक साल में सरकार जो ब्याज देगी, जब तक सरकार मुझे वो सिर्फ ब्याज देगी तब तक सरकार की देनदारी कम नहीं हुई है। अभी भी सरकार को मुझे वो 500 रुपए देने ही हैं। अगर सरकार ने मुझे सिर्फ ब्याज पे किया, यानी कि इंटरेस्ट पे किया, सिर्फ इंटरेस्ट, अगर सपोज करो उस इंटरेस्ट के साथ सरकार ने 100 रुपए भी दे दिए मेरे, यानी कि मेरा जितना इंटरेस्ट बनता था, यानी कि 25 रुपए जो मेरा हर साल इंटरेस्ट बनता था, वो तो दे ही दिया, साथ में 100 रुपए और दे दिए, तो यानी कि अब सरकार की देनदारी सिर्फ 400 रुपए की रह गई। सरकार की देनदारी कम हो गई। सिर्फ इंटरेस्ट देने से देनदारी कम नहीं होती है, उसके साथ साथ जो मूल धन होता है, मूल राशि होती है, उसका भी कुछ हिस्सा पे करते हैं, तब हम मानते हैं कि हमारी देनदारी कम हुई है। यानी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो हमारा राजस्व व्यय में आएगा, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, और जो मूल की पेमेंट है, यानी कि जो बेसिक कैपिटल की पेमेंट है, वो हमारी कैपिटल उसमें आएगी, क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी। ठीक है, अभी हमारे पास ऑप्शन ये है कि इनमें से कौन सा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। पेंशन, हम हमारी डिफेंस फोर्सेस को या पुराने जो टीचर्स वगैरह हैं जो भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, वो सब पेंशन लेते हैं, तो उनको जो पेंशन मिलती है, क्या उससे सरकार की पूंजी बढ़ रही है? क्या भारत सरकार का एक घर बढ़ गया? क्या भारत सरकार का एक स्कूल बढ़ गया? एक ज्यादा बैंक खुल गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सब्सिडी, सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, खाद पर सब्सिडी मिलती है, तो क्या उससे सरकार का कोई पूंजी बढ़ी या सरकार की देनदारी कम हुई? नहीं हुई। पेमेंट ऑफ वेजेस, वेतन देना, जो सरकार के वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो कि आप सभी होने का सपना रखते हैं, भगवान करे आप सभी की उम्मीदें पूरी हों, हम दुआ करते हैं। तो अगर आपको सरकार वेज पे कर रही है, तो वो वेज पे करना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है सरकार का। लेकिन सरकार अगर एक स्कूल की बिल्डिंग बना रही है, तो यहां सरकार की पूंजी बढ़ गई, वो स्कूल की बिल्डिंग सरकार की हो गई, अब सरकार ने बनाई है, तो यानी कि सरकार की पूंजी बढ़ गई। तो जब सरकार की पूंजी बढ़ गई तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं, यानी कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग। शायद आपको अभी इसके बाद कभी भी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। द सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू इज कॉल्ड। देखिए हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड पढ़ा था जो कि था डेफिसिट। डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब हमारे पास होता है घाटा। घाटा हमने पहले पढ़ा था। अब घाटे का मतलब हमारे पास क्या होता है? डेफिसिट का हिंदी मतलब हमने समझ लिया घाटा। घाटे का मतलब क्या होता है? अगर आप कहें कि भाई इस बार तो हमारे घर का बजट हिला हुआ है, घाटे में चल रहा है। घाटे में चल रहा है का मतलब ये है कि हमारे जो खर्चे हैं, यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो हमारे रेवेन्यू से ज्यादा है, यानी कि हमारे पास जो आ रहा है उससे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं।
जितना हमारी इनकम है हम उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उसी को हम घाटा बोलते हैं, और घाटे को इंग्लिश में बोला जाता है डेफिसिट। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डेफिसिट बजट। सरप्लस, सरप्लस यानी कि अधिक, जितना है उससे अधिक, सरप्लस मतलब सेविंग्स। तो सरप्लस बजट इसका उल्टी सिचुएशन होगी, जब हमारा रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर होगा तो हमारे पास होगा सरप्लस बजट। वहीं जब रेवेन्यू लेस देन एक्सपेंडिचर होगा तो उसे हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? देखिए हमारे पास दो तरह के टैक्स होते हैं बेसिकली, अगर हम देखें तो एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि जिस इंसान से लिया जाता है उसी पर उसकी मार पड़ती है, यानी कि जो पैसा सरकार को, जिसके हाथ से पैसा जा रहा है वही उसको भुगत रहा है। यानी कि जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, तो जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपका जो इनकम टैक्स आपने सरकार को दिया उसकी मार सीधी आप पर पड़ी, यानी कि वो सीधा पैसा सीधा आपकी जेब से गया। लेकिन वहीं जहां इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो पैसा होता है वो डायरेक्टली उस इंसान की जेब से नहीं जाता जो भर रहा है। जैसे कि आप पार्ले जी का बिस्किट अगर मार्केट में खरीदने जाओ, तो पार्ले जी के बिस्किट पर आप मान लो सरकार 2% टैक्स ले रही है, ये कोई भी चीज आप खरीदने जाओ मान लो उस पर सरकार 2% टैक्स ले रही है, तो वो टैक्स भरा किसने? वो टैक्स भरा उस कंपनी ने जिसने वो चीज बनाई, यानी कि पार्ले कंपनी ने वो टैक्स भरा। लेकिन अब पार्ले कंपनी क्या करेगी, बिस्किट का दाम पार्ले कंपनी को बनाने के लिए पड़ रहा था 3 रुपए, 2 रुपए सरकार ने उससे टैक्स ले लिया, तो पार्ले जी का बिस्किट आपका 5 रुपए का हो गया मार्केट में। यानी कि इसकी जो मार पड़ेगी फाइनली, जो ये टैक्स पे करेगा, सरकार को पैसा दिया पार्ले कंपनी ने, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी जो नीचे कंज्यूमर्स हैं उन तक पास कर दी। जो उपभोक्ता हैं यानी कि जो उस चीज को यूज करने वाले हैं, फाइनली जो उस टैक्स का इंसिडेंस होगा, जो उनका इफेक्ट होगा उस टैक्स का, वो कंज्यूमर पर होगा। कंज्यूमर यानी कि आम उपभोक्ता। टैक्स दिया किसने? पार्ले कंपनी ने, लेकिन उसका नुकसान किसको झेलना पड़ रहा है? कंज्यूमर को। यहां क्या है कि जिसने टैक्स दिया नुकसान उसी का, यहां जिसने टैक्स दिया उसका कोई नुकसान नहीं है, उसने टैक्स दे दिया लेकिन फाइनली नुकसान होगा कंज्यूमर का, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, यानी कि आपकी पूंजी बढ़ती है, पूंजी वृद्धि कर, आपकी पूंजी में जो बढ़ोतरी हुई है उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, ये जो भरता है उसी का नुकसान है। कॉरपोरेशन टैक्स, कोई भी कंपनी है वो अपनी इनकम पर टैक्स भरती है, डायरेक्ट उस कंपनी का नुकसान है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आप अपनी इनकम पर टैक्स भरते हैं, वो डायरेक्टली आपकी जेब से जाता है। लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, अगर गवर्नमेंट उससे डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए 2% टैक्स ले रही है, तो वो 2% टैक्स वो आपके बिल में जोड़ देगा, आपको 2% पैसे ज्यादा ले लेगा, यानी कि फाइनली वो टैक्स कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसका मतलब हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी टैक्स लगता है वो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। याद रखिएगा, अपने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि गुड्स और सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इंडिया में जो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपने बहुत सुना होगा, बहुत न्यूज में रहता है और पिछले कुछ साल से तो कुछ ज्यादा ही न्यूज में है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर फोर्स में आया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सरप्लस बजट इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग। देखिए हमने अभी देखा कि पैसे की सप्लाई से क्या क्या हो सकता है। पैसे की सप्लाई से हम इन्फ्लेशन को मैनेज कर सकते हैं, सॉरी, पैसे की सप्लाई से हम इन्फ्लेशन को मैनेज कर सकते हैं। और हमने देखा कि इन्फ्लेशन से क्या होता है, इन्फ्लेशन से अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, और अनएम्प्लॉयमेंट जब घटेगा यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा कब? लोगों को रोजगार तब मिलेगा
जब जो ग्रोथ है वो हाई होगी। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने का इफेक्ट ग्रोथ के ऊपर होता है। ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि ग्रोथ भी हमारी बढ़ती है जबकि इन्फ्लेशन एक लिमिट तक बढ़ता रहे। यानी कि हम चाहते हैं कि जो इकोनॉमी है उसमें जो मनी सप्लाई है वो बढ़ती रहे। तो इसका मतलब हमें सरप्लस बजट में क्या होता है कि सरकार के पास जितना पैसा आया, सरप्लस का मतलब हमने क्या समझा था पहले, पिछली स्लाइड याद कीजिए, 2 स्लाइड पहले हमने पढ़ा था कि सरप्लस का मतलब ये होता है कि सरकार का जो रेवेन्यू है, यानी कि सरकार के पास जो पैसा आया सरकार ने उससे कम खर्च किया, सरकार का एक्सपेंडिचर सरकार के रेवेन्यू से कम है। तो अगर सरकार का एक्सपेंडिचर सरकार के रेवेन्यू से कम है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार के पास कुछ पैसा सरकार ने अपनी जेब में रख लिया जो कि खर्च नहीं किया। तो अगर पैसा सरकार की जेब में है और इकोनॉमी में नहीं है, यानी कि मार्केट के अंदर नहीं घूम रहा है, तो पैसे की सप्लाई कम होगी। और पैसे की सप्लाई जब कम होगी इसका मतलब जो ग्रोथ है, पैसे की सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन डाउन, इन्फ्लेशन डाउन तो ग्रोथ डाउन। यानी कि जब बूम फेज होता है, बूम बूम हम बोलते हैं, इकोनॉमिक साइकिल हम बोलते हैं, इकोनॉमिक साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं बूम और बस्ट की साइकिल, इसको हम साइकिल ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। दिस इज बूम फेज, दिस इज बस्ट फेज। बस्ट फेज का मतलब गिर जाएगी, इकोनॉमी में रिसेशन आएगा, ठीक है। और बूम का मतलब होता है इकोनॉमी बहुत तेज स्पीड से ग्रो कर रही है। तो जब इकोनॉमी बहुत तेज स्पीड से ग्रो करती है तो हमें इकोनॉमी को थोड़ा स्लो भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें देखा कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन आपस में रिलेटेड है। तो अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ग्रोथ हमें चाहिए, ग्रोथ एक रिक्वायर्ड है, लेकिन ग्रोथ को हमें लिमिट भी रखना है, उसको कंट्रोल में भी रखना है। यानी कि सरप्लस बजट, यानी कि वो सिचुएशन जब सरकार का रेवेन्यू सरकार के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो, वो कब रिकमेंड किया जाता है, यानी कि कब करना चाहिए, एक बूम के फेज में करना चाहिए। ये सही आंसर होगा। रिसेशन के फेज में क्या करना, डिप्रेशन के फेज में सरकार को क्या करना चाहिए, अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए और रेवेन्यू कम रखना चाहिए। यानी कि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होना चाहिए डिप्रेशन के फेज में। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट हमने देखा कि डेफिसिट का मतलब घाटा होता है, और हमने देखा कि राजकोषीय घाटे को हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा भी बोलते हैं। तो जो हमारा राजस्व घाटा है, प्राइमरी डेफिसिट ये होता है कि सरकार बोलती है कि भाई जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सरकार के जो लोन्स होते हैं वो बहुत लंबी अवधि के होते हैं, यानी कि 10 साल 20 साल, तो 20 साल तक सरकार लोन चुका रही है, सरकार एक लोन पर इंटरेस्ट पे कर रही है। तो सरकार बोलती है कि जो हमने जो एक्स्ट्रा पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया, मतलब जो सही पिक्चर दिखाएगा कि हमने कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया, उसमें से हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स तो हटानी पड़ेंगी, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स तो हमारी चलती रहेंगी और बहुत टाइम से चलती आ रही हैं। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट से हमारे पास कोई पूंजी तो नहीं बढ़ी, हमारी इकोनॉमी को तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो बस एक इंटरेस्ट, सरकार के पास से पैसा चला गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गई। तो इसलिए सरकार ने कहा कि हम एक नया मेजर लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि प्राथमिक राजकोषीय घाटा। प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं इसको, प्राइमरी डेफिसिट भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं कि प्राथमिक राजकोषीय घाटा। तो प्राथमिक राजकोषीय घाटा हमने क्या देखा कि फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो कुल राजकोषीय घाटा है उसमें से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को घटा देते हैं तो हमारे पास प्राइमरी प्राथमिक घाटा आता है। तो प्राथमिक घाटा ये हमारे पास, ये कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है बी, ग्रोस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। यानी कि सरकार को जितना इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देना है उसको हम फिस्कल डेफिसिट में से जब घटा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। याद रखिएगा, GDP estimation method that measures the total value of goods and services produced by firms is called। देखिए GDP estimation के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट मेथड, फिर इनकम मेथड, फिर एक्सपेंडिचर मेथड। ये सभी मेजर्स से जीडीपी की जो वैल्यू है वो लगभग सेम आती है। सरकार मोस्टली एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करती है, ठीक है। लेकिन जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि CSO, NSO, स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, वो ये सारी चीजें मेजर करता है।
ताकि हमें एक्यूरेट अंदाजा लग सके, क्योंकि इनसे मोस्टली तो सेम आती है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होता है जीडीपी वैल्यूज में, तो उसको सही करने के लिए हम तीनों तरीके से मेजर करते हैं जीडीपी को। अब इनमें फर्क क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड में हम जो टोटल एंड प्रोडक्ट है कंपनीज का, यानी कि मार्केट में एक कंपनी ने कितना माल उतारा, कितना सामान मार्केट में एक कंपनी ने बेचने के लिए उतारा, वो उसका टोटल प्रोडक्ट होगा। उसको अगर हम टोटल कैलकुलेट कर लें एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो प्रोडक्ट मेथड से हमारी जीडीपी की वैल्यू होगी। ठीक है। इनकम मेथड, अब इनकम मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इस कंपनी ने इतना प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो इस कंपनी का इतना प्रोडक्ट बिका भी। अब इस कंपनी का जो ये इतना प्रोडक्ट बिका, इस प्रोडक्ट के बिकने से कंपनी को क्या क्या चीजें, जो कंपनी के पास पैसा आया ये प्रोडक्ट बिकने से, उससे कंपनी ने क्या क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, प्लस उस कंपनी का प्रॉफिट हुआ, प्लस उस कंपनी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, यही चीजें एक कंपनी कर सकती है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देगी, जो उसका जो खर्चा हुआ है वो सामान बनाने में वो खर्चा निकालेगी, फिर उस कंपनी का कुछ प्रॉफिट होगा और वो कुछ पैसा आगे के लिए इन्वेस्ट करेगी। तो जब हम इन तीनों चीजों को ऐड करके जीडीपी की वैल्यू निकालते हैं, तो ये इस प्रोडक्ट के टोटल जो इतना प्रोडक्ट कंपनी का बिका है इसके इक्वल ही आनी चाहिए, है ना? लॉजिकल बात है, इसके इक्वल ही आनी चाहिए, क्योंकि ये जितना पैसा इस प्रोडक्ट के बिकने से आएगा वही पैसा तो यहां घूम रहा है, तो सेम वैल्यू आनी चाहिए ना। तो जब हम ऐसे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनकम मेथड, यानी कि जीडीपी बाय इनकम मेथड। तीसरा हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये पैसा, इतना पैसा लोगों की जेब में आ गया, अब इतना पैसा लोगों की जेब में आने के बाद लोग यही पैसा तो दोबारा खर्च करेंगे, कंपनी यही पैसा तो दोबारा खर्च करेगी। ये जो कंपनी का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट से ही तो कंपनी आगे कुछ नई चीज बनाएगी, कुछ नई फैक्ट्री लगाएगी, कुछ नई चीज करेगी। तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि जीएस गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। प्रोड्यूस्ड का मतलब प्रोडक्शन मेथड। अगर हम प्रोडक्शन मेथड एक कंपनी के व्यू पॉइंट से जीडीपी कैलकुलेट करता है, इनकम मेथड एक आदमी या एक कॉरपोरेशन या एक पैसा कमाने वाले सैलरीड इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू से जीडीपी कैलकुलेट करता है, और एक्सपेंडिचर मेथड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जीडीपी कैलकुलेट करता है। इन कैलकुलेशंस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, मोस्टली सेम होती है, सेम वैल्यू आती है, लेकिन इतना डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। व्हाट डज जीएनपी स्टैंड फॉर? जीएनपी, अगर आप हमारे साथ हमारी क्लास से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का मतलब हमारे पास क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक इकोनॉमी या फिर एक देश के नागरिकों द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच टाइप ऑफ टैक्स एक्ट्स एज अ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द इकोनॉमी? इसका आंसर हमारे पास होगा प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। अब आप पूछेंगे कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब ये होता है कि अगर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, तो उस पैसे को अपने आप कैसे निकल जाएगा, वो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो पैसा अपने आप निकल जाएगा। ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा भाई प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम है, सपोज कीजिए, तो आपको 2% टैक्स देना है, यानी कि आपके जेब से थोड़ा पैसा इकोनॉमी में से निकल रहा है। लेकिन सपोज कीजिए आपकी इनकम बढ़कर 10 लाख हो गई। अब जैसे ही आपकी इनकम बढ़ के 10 लाख रुपए हो गई, आपको 5% टैक्स देना पड़ जाएगा। अब जब आपको 5% टैक्स देना पड़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जेब में जो एक्सेस पैसा आया था उसमें से कुछ पैसा अपने आप निकल गया, अपने आप सरकार के पास चला गया, सरकार को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई अपने आप कम हो गई, यानी कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो अपने आप स्टेबलाइज हो गई। इसीलिए जो प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स है उसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हु पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक विंग है,
फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, वो रिलीज करता है। और इस डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को कौन लिखता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज कंसिडर्ड एज ऑथर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को कौन लिखता है, हु इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रोलिंग प्लान इन इंडिया? देखिए हमने 5 ईयर प्लान्स देखे हैं, आप सभी को पता होगा इंडिया में 5 ईयर प्लान्स होते थे। तो जब इंडिया में 5 ईयर प्लान्स होते थे, तो जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इकोनॉमी क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लगाई, तो इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुए, तो 1977 में इलेक्शन हुए और पहली बार इंडिया में नॉन कांग्रेस सरकार बनी। 1977 में नॉन कांग्रेस सरकार बनी। तो जब नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी पहली बार, तो उन्होंने जनता बहुत दुखी थी कांग्रेस से, इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी से बहुत दुखी थी, इसीलिए पहली बार कांग्रेस हार गई। तो जब कांग्रेस हारी, तो यहां पर हमारे पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने मिस्टर मोरारजी देसाई। तो जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो मोरारजी देसाई की सरकार ने बोला कि जो ये 5 ईयर प्लान है, जो कि कांग्रेस का आइडिया है, सब खराब है, कांग्रेस ने जो जो किया सब खराब है, तो हम रोलिंग प्लान लेके आएंगे। रोलिंग प्लान मतलब जो कि जैसे जैसे चेंज होता रहेगा हम उस प्लान को चेंज करते रहेंगे। तो रोलिंग प्लान कब से कब तक चला था? 1978 टू 1980। कौन से प्लान के बाद आया था? 5th 5 ईयर प्लान के बाद। 5th 5 ईयर प्लान हमारा कब से कब तक चला था? 1974 से 1978 तक हमारा 5th 5 ईयर प्लान चला था। लेकिन इसको 5 साल से पहले, यानी कि 4 साल में ही इसको बंद कर दिया गया, 4 ईयर्स में ही इसको बंद कर दिया गया। और फिर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट नई चीज लेके आई जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। अब अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हम देखते हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट ओकर्स विद चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखा कि इकोनॉमिक साइकिल क्या होती है? बूम, ये बूम फेज है, इसमें इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और फिर यहां से हमारा शुरू हो जाएगा बस्ट फेज। बस्ट फेज यानी कि रिसेशन। इसको बूम को हम बोल सकते हैं ग्रोथ, और इसको हम बोल सकते हैं रिसेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ, इसको हम बोलते हैं रिसेशन। तो ये एक नॉर्मल इकोनॉमिक साइकिल होती है। मतलब हमेशा हर इकोनॉमी के साथ ऐसा ही होता है कि एक फेज आता है जब वो ग्रो करती है, फिर दूसरा फेज आता है जब वो रिसेशन में चली जाती है। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जब देखिए, आप देखिए, जब रिसेशन में कोई इकोनॉमी जाएगी तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल के होने से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय इकोनॉमिक साइकिल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऐसी इकोनॉमी जहां दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हम चीजें पहले देख चुके हैं, अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देखेंगे, जहां कॉन्सेप्ट समझने की बात आएगी वहां कॉन्सेप्ट समझेंगे। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड पोल्यूशन। आजकल आप सभी को पता है कि एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ही न्यूज़ में है ये टॉपिक्स। तो एसएससी या यूपीएससी या फिर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इकोनॉमी का वो हिस्सा जो कि पोल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करता है, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स होता है, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के पायनियर हैं मिस्टर अमर्त्य सेन, यानी कि फादर ऑफ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? अमर्त्य सेन को। और अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इन इकोनॉमिक्स। वो उनको डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में ही मिला था। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, देशों के बीच में क्या चल रहा है। पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक स्फेयर में जो इकोनॉमिक्स, जो पब्लिक स्फेयर की स्टडी करता है उसको पब्लिक इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सबसे पहले हम यूटिलिटी देखते हैं। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी होता है किसी वस्तु को हमने ग्रहण किया, हमने उस चीज का इस्तेमाल किया, तो उससे जो हमें सुख मिला, यानी कि जो हमें खुशी मिली, खुशी या सुख या शांति या तृप्ति जो हमें मिली, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी उस चीज की। ठीक है, अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि ये थ्योरी क्या बोलती है कि जैसे जैसे किसी चीज
की हमें अधिकता मिलती रहेगी वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। जैसे कि जब आप इमेजिन कीजिए आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो जो पहली रोटी होती है वो आपको कितना सुख देती है, उसके बाद आप दूसरी खाओगे, उसके बाद आप तीसरी खाओगे, उसके बाद आप चौथी खाओगे, आपका पेट भर जाएगा। उसके बाद जब आप पांचवी रोटी खाओगे तो वो आपको कोई खास सुख नहीं देगी। यानी कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल मतलब पहली वाली से हटके जो दूसरी वाली ने किया, मतलब दूसरी वाली ने जो एक्स्ट्रा किया, वो मार्जिनल यूटिलिटी है। तो जैसे जैसे किसी चीज की अधिकता हमें मिलती रहेगी वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। आप जो स्मोकर्स हैं उनको पता होगा पहली सिगरेट पीने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? एच गोसेन का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मनुष्य की इच्छाओं के बारे में इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? मतलब मनुष्य की इच्छाओं के बारे में इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? इसका मतलब ये है कि मनुष्य की इच्छाओं की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इकोनॉमिक्स क्या क्या मानता है। वांट्स आर लिमिटेड, बिल्कुल गलत। इकोनॉमिक्स मानता है वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है, कोई संख्या नहीं है। वांट्स डू नॉट बिकम हैबिट्स, बिल्कुल गलत। इकोनॉमिक्स मानता है कि वांट्स डू बिकम हैबिट्स, कि आप आज जो आपकी इच्छा है वो कुछ समय बाद आपकी आदत बन सकती है। आप चाय पीने लगते हैं, वो आज आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन हो सकता है आप 5 साल बाद इतनी चाय पीने लग जाएं कि वो आपकी हैबिट बन जाए। वॉन्ट्स आर नॉट कॉम्पिटिटिव, ये बात भी बिल्कुल गलत है। वॉन्ट्स कॉम्पिटिटिव होती हैं, यानी कि जो वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के मीन्स हमारे पास हैं, यानी कि जो चाय बनाने के लिए घर में दूध है वो बहुत लिमिटेड है, तो इसका मतलब कौन चाय पी सकता है उस दूध से, वो कॉम्पिटिटिव होगा। अगर आपके घर में सिर्फ 1 कप ही दूध है तो कौन चाय पी सकता है, ये कॉम्पिटिटिव होगा। यानी कि वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यानी कि वॉन्ट्स आर सेटाएबल, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, ये इकोनॉमिक्स मानता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर कोस्ट्स इन इंडिया व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एग्रीकल्चर की जो सरकार घोषित करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, उसको एमएसपी बोलते हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज एनआईपी विच वॉज अनाउंस्ड इन दिसंबर 2019 बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एनआईपी, एनआईपी आप सभी को पता होगा आजकल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। हमारी सरकार एम कर रही है कि इंडिया एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए बाय 2025। पहले ये एम था, अभी उसको रिवाइज कर दिया गया है। तो इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बनना चाहता है। तो इसको बनाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी काम करना चाहो, आपको सबसे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए सरकार ने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च की है, जो कि दिसंबर 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा अनाउंस की गई थी। यानी कि इसका सही आंसर होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। यानी कि आप देखिए गवर्नमेंट स्कीम से एक आधा क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है हर साल, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय, सस्टेनेबल डेवलप एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन डेवलप करता है? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 हैं, जो कि सभी कंट्रीज को बाय 2030 अचीव करने हैं। तो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो इस फील्ड में कितना काम कर रहे हैं, कितनी ग्रोथ उनकी हो रही है, कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। और ये कौन प्रिपेयर करता है? नीति आयोग। तो दोस्तों ये थे हमारे आज इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, जो कि पिछले कुछ सालों में सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। और हमने इन क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो आपके, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को समझा है, तो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपके 80% क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट से आएंगे और यहीं से सोल्व भी हो जाएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।